बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th फिजिक्स के चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी लास्ट टाइम जो क्लासेस ऑफ हुई थी हम उन्हीं से आगे जो है ये शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमारे कोर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कपल। कपल हम कहते हैं कि वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट हो रही हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक बार है, हमने इस पर फोर्स लगा रहे हैं F1 40 न्यूटन। यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं F2, दिस इज कॉल्ड 40 न्यूटन। couple that forces which exert on an object which have same magnitude but their line of action are different. line of action क्या है कि एक हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी फोर्स इधर लगा रहे हैं। हमने क्लास में पढ़ा था पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो कपल में जब हम फोर्सेस को एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो हम एंटी पैरेलल फोर्सेस लगा लेते हैं और हमने पढ़ा था कि एंटी पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास आप देखें कि आपकी जो बुक है फिजिक्स की बुक उसको आप ओपन करेंगे और उसका जो पेज नंबर है 106, चैप्टर 4 पेज नंबर 106, इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ए कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस। एक पैरेलल फोर्स ये है F2, एक पैरेलल फोर्स ये है F1, लेकिन क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए हमने इसको क्या कहा कि दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितनी फोर्स यहाँ लगाई जा रही है 40 न्यूटन उतनी फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं 40 न्यूटन। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है F1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, F2 की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, डायरेक्शन में अपोजिट है और फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है इक्वल है एंड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। हैव डिफरेंट लाइन एक्शन मतलब क्या हुआ, F1 की जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो F1 की पोजीशन ये है, F2 की पोजीशन आपको नजर आ रही है वो ये। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका कपल। इसमें आपने शुरू में एक कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस यहाँ पर लिखी है डेफिनेशन और इसको क्लोज करना आपने एक कपल प्रोड्यूसेस ओनली रोटेशन, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कपल एक्सर्ट करेंगे, जैसे आप जो है बॉटल के ढकने को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो वहाँ पर भी आप कपल एक्सर्ट कर जाते हैं। गाड़ी को आप टर्न करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप कपल एक्सर्ट कर देते हैं। तो कपल जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करेंगे तो वो लाजमी तौर पर क्या करेगा, वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें एक कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस से लेकर एक कपल प्रोड्यूस ओनली रोटेशन तक क्लोज करते हैं और हेडिंग लिखें डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लिखें एक्सप्लेनेशन। इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो कैसे हो, रिजल्टेंट फोर्स आपको नजर आ रही है कि ये 40 न्यूटन है, ये डाउनवर्ड है, यानी F1 प्लस F2
F1 माइनस 40, F2 प्लस 40, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। नेगेटिव मैंने क्यों लगाया कि F1 जो है वो डाउनवर्ड, आपने पढ़ा है कि अगर राइट साइड पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है तो टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्ट हो रही है टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड एक्ट हो रही है पॉजिटिव, डाउनवर्ड एक्ट हो रही है नेगेटिव। तो F1 क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिख लिया। फिर आगे लिखा हुआ है बट द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो, मतलब क्या होगा कि फोर्स का तो नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। इसलिए जीरो क्यों नहीं है, हमने पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कपल एक्ट किया जाए तो लाजमी तौर पर रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो रोटेशन हमें क्या इंडिकेट करती है, रोटेशन बताती है कि रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो एज शोन फिगर, जैसे कि फिगर भी आपको नजर आ रहा है, फिगर ए बी में आपको नजर आ रहा है कि इसमें दोनों में रोटेशन प्रोड्यूस हुई। द फोर्स दैट टू हैंडल अप्लाइड टू टर्न ए स्टीयरिंग व्हील मेक कपल, मतलब क्या है, हैंडल मतलब जैसे कि आप समझ लेंगे ये मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल में आपके पास यहां पर आप इस हैंडल जो है हम इसको मूव करें, ये हमारे पास हम इसको टर्न करना चाहते हैं तो यहां पर फोर्स लगाएंगे, हम यहां पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हैंडल है या स्टीयरिंग है तो हम वहां पर जब भी किसी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को या साइकिल को टर्न करना चाहते हैं तो हमें उसके दोनों एंड पर फोर्स लगानी पड़ती है और वो फोर्सेस उनकी मैग्नीट्यूड से उनकी डायरेक्शन अपोजिट। आगे लिखा हुआ है each handle grip the wheel at a point on the opposite sides of the shaft when they apply a force that is equal in magnitude and opposite direction the wheel rotate। तो हमने देखा कि लाजमी तौर पर व्हील क्या करता है, रोटेट करता है, डेट भी सीन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। if both handle apply forces in the same direction, यानी अगर मैं इसको मैं यहाँ पर सेम डायरेक्शन कर देता हूँ तो यहाँ पर फोर्सेस का सम तो जीरो नहीं होगा, यानी यहाँ पर फोर्सेस का सम जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिखा उसने इफ द बोथ hands apply the forces in the same direction the sum of the moment created by each force would be zero but the wheel could not rotate, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास वो क्या होगा, वो व्हील रोटेट नहीं करेगा। प्योर कपल always consist of two opposite direction forces equal in magnitude and are non-collinear, मतलब opposite direction में हमारे पास आ रहे हैं यूं। दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो हम फोर्सेस लगा रहे हैं यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म, यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। और यहां पर उसने लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। कपल इज स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सिंपल हम मूवमेंट आर्म की बजाय आर्म भी लिख सकते हैं या आर्म ऑफ कपल भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक इन अदर वर्ड्स पर लिखेंगे हेडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन और इसको क्लोज करेंगे स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट्स तक क्लोज कर देंगे। फिगर आपने बनानी है 4.15 बी, 4.15 बी फिगर आपने बनानी है। इसके लिए इसको आपने नाम के तौर पर तैयार करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक आपने शार्ट के तौर पर तैयार करना है, इसमें सिर्फ आपने इसकी जो डेफिनेशन है उसको तैयार करना है। इक्विलिब्रियम क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स अनचेंज। मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन फोर्स, आप फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन फोर्स, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो क्या होगा? वो 0 होगा। तो इन फोर्सेस की वजह से या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा या ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने, तो इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा या ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। लिखा हुआ है 106 पेज के ऊपर, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when its state of rest or of uniform motion remains unchanged, or body is said to be in equilibrium if the body under the action of several forces does not change translation and rotation equilibrium। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी इक्विलिब्रियम में है, अगर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो तब भी हम इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए यहाँ पर दो अल्फाज लिखे, फोर्सेस हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन 10 न्यूटन। इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? देखिए अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाने से पहले अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने से पहले वो मूव कर रहा था, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है पैराट्रूपर जो है ये पहले से मूव कर रहा था, लेकिन यहां पर जब 10 न्यूटन फोर्स लगेगी, यहां पर इसका जो वेट है अगर वो भी 10 न्यूटन है, तो ये 10 न्यूटन फोर्स लगाने से पहले ये पैराट्रूपर क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। लेकिन जब ये मूव कर रहा है तो 10 न्यूटन फोर्स जो ही आपस में इक्वल होगी, जो ही आपस में इक्वल हो जाएगी, तो फिर ये जो पैराट्रूपर है ये नीचे मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी फोर्सेस के इक्वल होने से पहले अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो इन फोर्सेस के इक्वल होने पर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के इक्वल होने पर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है और आपने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा दी तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाई जाए और उनकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या अगर ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि डज नॉट चेंज इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब कि अगर वो सीधा मूव कर रहा है तो सीधा मूव करता रहे, अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो रोटेट ही करता रहे, तो उसको भी हम ये कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो आपने इसको जो हाईलाइटेड पार्ट है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम से लेकर रोटेशन मोशन तक क्लोज करना है। इसकी सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन ही तैयार करनी है, ठीक है। बाकी इसको इतना डिटेल में इसको तैयार नहीं करना, बस इसकी डेफिनेशन है हमारे कोर्स में यही है। तो इस तरह से आप इसको साथ साथ तैयार करते जाए।
जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है आप हमसे रब्ता में रखें। जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि जो आप आज पढ़े इसको तैयार करें, और हमारा जो टेस्ट का सिस्टम होगा वो उसी तरह से होगा इंशाल्लाह। हर मंडे को हम इस पूरे वीक में जो भी पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, जैसे पुराना सिस्टम हमारा क्लास में चलता आ रहा था, तो ये यहाँ पर भी हुई होगी। लेकिन इसमें हमने थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि कुछ जो है MCQs भी टेस्ट में शामिल करने हैं, इसलिए आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसके पॉसिबल MCQs भी जो है उसको भी कंसिडर करें कि वो क्या क्या आ सकते हैं, किस अंदाज में पूछा जा सकता है। तो अपनी रूटीन जो है जो पहले थी उसी को अपने जारी रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो अपनी रूटीन वाइज क्लासेस दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।